हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे को मैं सेट पेपर वन का पार्ट टू कराने वाला हूँ। सेट पेपर वन का पार्ट टू कराने वाला हूँ। सेट पेपर वन के पार्ट वन के अंदर आपको मैंने सारे आपके इंपॉर्टेंट जो आपके एमसी क्वेश्चन होते हैं 1 से 17 एमसी क्वेश्चन आपके मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत जो एक बड़ा सा क्वेश्चन पेपर एक बड़ा सा हो जाता है, 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाती है। तो छोटे छोटे पार्ट में पढ़ते हैं, इससे मजा आता है पढ़ने के अंदर में। बहुत सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आ रहा है, सर ऐसे करके पढ़ाओ, मजा आता है पढ़ने में, हमारे को एक बड़ा सा बर्डन सा लगता भी नहीं है। ठीक है, और ये सब बातों को हटाते हैं तो आपको जो ये मैं क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, सेट पेपर वन का पार्ट टू कराने वाला हूँ। इसके अंदर आपको मैं जो आपके क्वेश्चन बच गए थे 18 आपके 19 से लेकर के आपके कितने 37-38 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो वैसा भी आपको मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ आज की इस क्लास के अंदर में। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे सुनकर 28 तारीख के एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए और आपके 29 तारीख के एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन पेपर आपसे सुनकर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वह सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। इसलिए आपसे स्टूडेंट को शुरू से एंड तक इस वाली वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फाइनल कॉमन एग्जाम के लिए, क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसे नहीं लगा रिस्पॉन्स जरूर देना। ठीक है, आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। चलो करते हैं। तो आपने मैंने 18 तक क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था आपको। हम जो है पिछली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। और एमसी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। चलो करते हैं क्वेश्चन। हमारे खंड खा से स्टार्ट करना है 19 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आपको पता होगा कि 19 से लेकर के आपके 24 क्वेश्चन होते हैं, वे आपके 2 मार्क्स वाले होते हैं। और प्लस में इनमें से आपको जो टोटल 3 और 3 6 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। आपको ये सब पता तो है ना। देखो, ये 19 से लेकर के आपके 19 से लेकर 24 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले आएंगे, जिनके उत्तर आपको 60 से 90 शब्दों में देना है। और ये कोई भी 5% करने हैं, मतलब कोई भी 6 में से कोई 5% करने हैं। जो भी आपको बेस्ट 5 लगे वही करने होते हैं, ये नहीं कि 6 के 6 करने होते हैं, ये ध्यान रखना। आपको मैं इतना बोलना चाहूंगा, सामान्य देश को मैंने पार्ट वन के अंदर मैं बोल दिया था जो समझा रहा था। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। चलो, तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 19 का। सुमित एक शारीरिक शिक्षक है। ठीक है, शारीरिक शिक्षक है, जो छात्रों को आधुनिक खेल मैदानों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, वर्तमान में समानता उपयोग किए जाने वाले 4 खेल मैदानों की सूची बनाना है हमारे को। 4 खेल मैदानों की सूची हमारे को बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं। जो भी खेल के अंदर में जो भी मैदान उपयुक्त होते, मतलब कि उपयोग किए जाते हैं, तो उनके 4 प्रकार जो होते हैं ना, वही हमारे को बताना है। लेट्स डू इट, करते हैं। तो ये हमारा सब इसके ना जो खेल मैदान के ना 4 प्रकार के मैदान होते हैं आपके। पहला जो आपका होता है एथलेटिक ट्रैक होता है। ठीक है, ये दौड़ने के लिए होता है, इतना लिखेंगे हम। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ ये हमारा मैदान होता है। ठीक है, तो हॉकी जैसे खेलों के लिए कृत्रिम घास की ये सतह होती है। ठीक, एंड तीसरा हमारा आएगा कंक्रीट बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल खेलने के लिए टिकाऊ सतह होती है ये। चौथा हम लिखेंगे इंडोर। ठीक है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, लकड़ी सतह वाला ये इंडोर कोर्ट होता है। ठीक है, खेलने का मैदान होता है लकड़ी के। बैडमिंटन बैडमिंटन लकड़ी का। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया। ये 4 तरह के आपके क्या होता है, मैदान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शक्ति को परिभाषित करें, और शक्ति के विभिन्न प्रकारों की हमारे को सूची बनाना है। चलो करते हैं। क्वेश्चन हमारा शक्ति। ठीक है, शक्ति जो हमारा शक्ति की परिभाषा हमारा आएगा मांसपेशी की बल लगाने की क्षमता। मांसपेशी की बल लगाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मांसपेशी द्वारा जो भी आपका बल लगाया जाता है ना, मांसपेशी द्वारा जो भी आपका बल लगाया जाता है उसी को हम शक्ति कहते हैं, बस सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जो आपको मैं समझा रहा हूँ उसी को अपने शब्दों में क्या करना है, अपने आपके शब्दों में ही लिखना है बस। ठीक है, जैसे इट। आगे बढ़ जाते हैं, और इसके प्रकार लिखना था हमारे को। तो इसके प्रकार जो हमारे रहेंगे अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और हमारे को सहन शक्ति। ये हमारे को तीनों के तीनों प्रकार इसमें लिखने हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 21 क्वेश्चन। स्क्रीन बड़ा ही कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी वैश्विक ओलंपिक आंदोलन की संरचना में क्या भूमिका निभाती है, और यह ओलंपिक मूल्यों का समर्थन कैसे करते हैं। ओलंपिक मूल्यों का समर्थन कैसे करते हैं, बात सुनो। ये पहले तो जो हमारा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वह खेलों का आयोजन, जो उसकी जो ओलंपिक आंदोलन की संरचना।
ठीक है, वैश्विक ओलंपिक मतलब कि जगह जगह पर हमारे क्या खेलों की योजना की संरचना में मतलब कि संरचना में क्या भूमिका निभाती है, मतलब ये क्या करती है कि मतलब कि खेल खिलाती है, सबको पता है, तो वही क्या हमारा भूमिका निभाती है, खेल का आयोजन करती है, यही भूमिका निभाती है। इसका आंसर ये हुआ। अब बाकी ओलंपिक मूल्य कई सारे ओलंपिक मूल्य होते हैं, मैं आपको मैं अभी बताता हूँ। चलो क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। पहले जो हमारा आएगा आईओसी, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनल हमारा ओलंपिक समिति, ठीक है। तो ओलंपिक आंदोलन की सर्वोच्च संस्था है, ओलंपिक आंदोलन की क्या है, हमारी सर्वोच्च संस्था, सबसे ऊपरी वाली संस्था है, ठीक है, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता है, ठीक है। तो इसका मुख्य भूमिका क्या होगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता है और ओलंपिक मूल्य को बढ़ावा देता है। ये इसके जो कार्य क्या हो गया, ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है और ओलंपिक मूल्य को का बढ़ावा देता है, ये इसके भूमिका होता है, ये इसका कार्य होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओलंपिक मूल्य का समर्थन, कौन कौन से ओलंपिक मूल्य का समर्थन करता है ये। तो हमारे को इसके अंदर में हमारे को दो लिखने आएंगे, ठीक है। पहला हमारे जो हम जो लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये दोनों लिखने हैं। पहला हम लिखेंगे शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति, खेल के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देता है ये। सेकंड हम लेंगे नैतिकता, खेलों में, ठीक है, खेलों में नैतिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ये सब मूल्य को ओलंपिक मूल्य मतलब कि जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है वह सब शिक्षा संस्कृति नैतिकता को बढ़ावा देता है ये, ठीक, ये हमारे को लिखना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा 22। श्वसन प्रणाली में विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, विभिन्न अंग होते हैं, तो 4 अंगों के नाम लिखिए, 4 अंगों के नाम लिखना है, चलो करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे, 4 अंगों के नाम लिखे थे हमारे को, नासिका, नाक, इसको नाक बोलते हैं, श्वसन नली, पाइप जो होता है हमारा आहार नली के बगल में ही हमारा क्या होता है, श्वसन नली होता है, ठीक है, विंड पाइप कहते हैं इसको, फेफड़े, लंग्स इंग्लिश में कहते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम उसे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को नाम लिखा था, हमने नाम लिख दिया। आगे बढ़ते हैं 23, खेलों में घर्षण की भूमिका का वर्णन करें और इसके दो प्रयोगों के उदाहरण हमारे को लिखना है, मतलब घर्षण के दो उपयोग हमारे को लिखने हैं, ठीक है। तो घर्षण के खेलों में घर्षण का वो भूमिका क्या होता है, वह देखो, ये ना हमारा घर्षण खेलों में आवश्यक है। घर्षण क्या होता है हमारे खेलों में आवश्यक है, क्योंकि ये पकड़, कर्षण और नियंत्रण प्रदान करता है। क्या करता है हमारा, पकड़, ग्रिप हो गया, कर्षण हो गया, नियंत्रण प्रदान करता है, मतलब कि खींचना। जैसे कि मतलब कि जो हमारा देखो, एक तो बल मेरे देखो हम के मैदान पे खेल लिए, ठीक है, जूते द्वारा एक बल, घर्षण बल लगाया जाएगा, हमारे जूते जो पहनते हैं उसके द्वारा घर्षण बल लगाया जाएगा, प्लस में जो हमारा जो यह जो घास है इसके द्वारा, जो घात है हमारी सतह है उसके द्वारा भी बल लगाया जाएगा। ये जो दूसरी जो ये विपरीत बल है ना, ये वाला जो ये हमारा घास हो गया, सतह द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी को हम कर्षण कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कर्षण कहते हैं, नियंत्रण प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण दे देते हैं हमारे को दो। तो पहला हमारा है क्रिकेट खिलाड़ियों, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ियों के जूतों में स्पाइस मैदान पर घर्षण बढ़ाते हैं। स्पाइस जो कि नुकीले कीले होती है या नुकीली सतहें होती है हमारी, ठीक है, वह क्या करते हैं, घर्षण बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें दौड़ते समय बेहतर पकड़ मिलती है, ठीक। दूसरा हम इनका उपयोग लिखेंगे, जिम्नास्ट हो गया या भारोत्तोलन, अपने हाथों पर चौक पाउडर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, घर्षण बढ़ता है और वह लंबी दूरी तक अपने भालों को अच्छी तरह से पकड़ भी पाते हैं और लंबी दूरी तक फेंक भी पाते हैं, ठीक है, ये चीज हमारे को लिखना था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 24। मानसिकता दृढ़ता खेल प्रदर्शन में कैसे योगदान देता है। मानसिकता दृढ़ता मतलब कि आपका संकल्प, आपने जो सोच लिया ना उसी पे आप अड़े हुए हो, ठीक है, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आना है, मुझे फिजिकल एजुकेशन में 95 प्लस मार्क्स लेके आना है, 95 प्लस मार्क्स लेके आना है, आप अपने लक्ष्य पे क्या अड़े हुए हो, ठीक है। तो इससे आपका क्या फायदा होगा, जिससे आपका ये फायदा होगा कि कभी आपको मान के चलो छोटा आपको नेगेटिविटी या दिमाग में आने लग गया, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ नेगेटिव, जैसे ही ना नेगेटिविटी जैसा शब्द कोई होता ही नहीं है मेरे डिक्शनरी में, नेगेटिविटी जैसा कोई शब्द है ही नहीं बिल्कुल भी, मैंने उस शब्द को डिलीट है मेरे शब्द में, मेरे दिमाग में रखता ही नहीं इस चीज को, ठीक है, हमेशा। तो ये जो हमारे दिमाग में अलग, जो हमारे पास में बहुत सारे दिमाग में बेकार बेकार के जो भावनाएं आने लग जाते हैं, विचार सब आने लग जाते हैं, उसको क्या करता है, अगर हम डेट है कि मुझे 95 प्लस मार्क्स लेके आना है तो लेके ही आना है, बाकी सब जो जितने भी विचार है आपके दिमाग में आते हैं ना वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है खेल प्रदर्शन में भी, क्या है, आप मानसिक रूप से मजबूत है, दृढ़ता मतलब कि आपने कोई आपका गोल है उस पर आप अड़े हुए हैं, तो आपको क्या फायदा होगा देखो। तो इसमें हमारे को करना क्या था, बेसिकली जस्ट 1 सेकंड प्लीज। तो इसमें दृढ़ता कैसे योगदान देता है, तो कोई 2 पॉइंट लिखेंगे हम, कोई 2 पॉइंट ये लिख देना, कोई 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिख रखा है, कोई भी 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। पहला है फोकस और एकाग्रता, ये कि एथलीटों को बाहरी विकर्षणों मतलब कि बाहरी विचारों हो गया, दबाव हो गया, प्रेशर हो गया के बावजूद खेल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ठीक है, एकाग्रता, फोकस और एकाग्रता में मदद करता है। सेकंड नंबर लिखे आत्मविश्वास, ठीक है, मानसिक दृढ़ता एथलीटों में अपने कौशल और क्षमताओं पर अटूट विश्वास पैदा करता है, ठीक।
तीसरा हम लिखेंगे, ठीक है, कोई दो लिखना है आपको, चुनौतियों का सामना। ये खिलाड़ियों को प्रतिकूल परिस्थिति जैसे कि चोटों या खराब प्रदर्शन के दौरान भी दृढ़ रखने और हार ना मानने की क्षमता देता है। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं हमारे मानसिक दृढ़ता का। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया से समझ आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी डाउट और कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, या इसी कमेंट्स के माध्यम से भी आपको मैं कंप्लीट, छोटा सा होगा तो कमेंट्स के माध्यम से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, सॉरी। तो चलो करते हैं, अब हम नेक्स्ट खंड स्टार्ट करते हैं। खंड का यहाँ से हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सारे, चलो करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 25, ठीक है, लचीलापन, ठीक है, को परिभाषित करें और खेलों में इसके महत्व पर चर्चा करें। लचीलापन, देखो एक लचीलापन होता, शरीर का लचीलापन होता है, और एक और ये जो लचीलापन की बात हो रही है, ये दूसरे तरह का लचीलापन है। क्या है ये? दूसरे तरीके का लचीलापन है। मतलब कि जैसे कि मान चलो एक परिस्थिति आती है, एक खराब परिस्थिति आती है, एक बुरी परिस्थिति आती है। जैसे कि आपको क्या है, आपके हमारी जिंदगी के में क्या होता है, दुख भी आता है भाई, ठीक है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। ठीक है, तो हमेशा हमारे को पता है कैसे दुख और सुख में हमारे को पता है कैसे रहना चाहिए। हमारे को ना मीडियम रहना चाहिए, ना ज्यादा हमारे को खुश होना चाहिए, ना ज्यादा हमारे को दुखी होना चाहिए। ठीक है, हमारे को मीडियम रहना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो खेलों के अंदर में ये लचीलापन आते रहता है, सुख दुख आते रहता है, तो हमारे को क्या करना है, बैलेंस बना के रखना चाहिए। वही चीज जो हमारे जो मीडियम, जो हमारे को सुख दुख है ना, उसी से रिलेटेड में ये लचीलापन है। आपको मैं समझाता हूँ, अभी नहीं समझाया तो कोई नहीं, अभी परिभाषा से समझाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये देखो, ठीक है, तो ये देखो लचीलापन। लचीलापन आपका तनावपूर्ण परिस्थिति से, ठीक है, परिस्थितियों से सफलतापूर्वक तालमेल बिठाने और विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की क्षमता है। क्या लचीलापन? क्या हमारा जो भी हमारे पास खराब स्थिति आती है या सही स्थिति आती है, दोनों स्थिति में हमारे को बैलेंस बना के रखना है, हमारे को बैलेंस को तोड़ना ही नहीं है, उसी को, वही क्या चीज है, हमारा लचीलापन है। ठीक है, ये परिभाषा लिखना है हमारे को। आगे बढ़ जाते हैं। खेलों में इसका, अब हमारे को क्या करना था, खेलों में इसका महत्व लिखना है। ठीक है, तो पहले परिभाषा भी देना था हमारे को बेसिकली। एक सेकंड रुक जाना, पहले क्या करना है, परिभाषा दे रहा था, महत्व लिखना है। तो महत्व के दो महत्व लिखेंगे। एक परिभाषा हमने लिख दिया, इससे हमारे को परिभाषा हमने लिख दिया, उससे 1 नंबर मिल जाएगा। 2 महत्व हम लिख, देखो ये सारे ना आपके अलग अलग पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये आपके अलग अलग पॉइंट्स है। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह के अलग अलग पॉइंट्स है ये। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट हो गया, ये अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमारे को 2 पॉइंट यहाँ से लिखना है, महत्व में से 2 पॉइंट लिखना, परिभाषा हमने दे दी, एक यहाँ से मिल जाएगा और 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 3 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है सॉरी, पहला हम पॉइंट लिखेंगे, यह खिलाड़ियों को हार, चोट या खराब प्रदर्शन जैसी प्रतिकूलताओं से उभरने में मदद करता है। ठीक है, लचीलापन मतलब कि भाई देखो, इससे ना, इस सबसे मैंने बोला ना, ना बंदा सुख में ज्यादा सुखी होगा, ना बंदा दुख में ज्यादा दुखी होगा। ठीक है, ये चीज फायदा होता है। सेकंड हमारा है कि यह एथलीटों को दबाव में शांत रहने और ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रदर्शन बेहतर होता है। तीसरा हमारा यह तनाव कम करता है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है, जिससे खिलाड़ी खेल में बने रहते हैं। ठीक, और हम लिख सकते हैं, यह खिलाड़ी में आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति विकसित करता है। ये 4 पॉइंट्स में से कोई भी हम 2 पॉइंट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपको देखो, आपको बहुत सारे बच्चे सोचा हम इसको याद कैसे करें, याद नहीं होगा। देखो आधे से ज्यादा ना मैं आपको बताता हूँ कैसे है। आपको मैं ना 50% ने यहीं पे याद करा दे रहा हूँ। 50% जो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो 50% आपको तो यहीं पे याद हो गया। 50% याद करने के लिए ना, 50% याद करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कल सुबह रिवीजन कर लेना, दैट्स इट, हो गया बस। बस वही चीज है, हो जाएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, प्लस में सारे सारे पॉइंट्स आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो। और अपने कई सारे आप इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर ना आप खुद से बना बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उतना कोई वो मतलब प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते समय अक्षमता शिष्टाचार का महत्व बताइए। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे के साथ में, ठीक है, काम करते हैं, मतलब कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएसएन के बच्चे हैं, उसको काम करते हैं, उसके साथ में हम काम कर रहे हैं, तो हमारे को अक्षमता शिष्टाचार का महत्व, मतलब कि जो अक्षमता शिष्टाचार ये बताता है कि हमारे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे उनके साथ में अपना बातचीत करना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, उनका कैसे देखो यहाँ से पढ़ो, तो हम लिखेंगे इसका महत्व लिखना है। बेसिकली इसमें करना क्या, हमारे को महत्व लिखना है, शिष्टाचार का, आत्म शिष्टाचार का, आत्मता शिष्टाचार का महत्व लिखना है। तो पहला ये पॉइंट हम यहाँ पे देखो, आत्मता शिष्टाचार क्या है, आत्मता शिष्टाचार का पालन करना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के साथ सम्मानजनक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा पहले आसमता शिष्टाचार क्या आएगा, हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सम्मानजनक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए क्या होता है, आसमता शिष्टाचार हमारा क्या महत्वपूर्ण होता है। पहला पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ से 1 नंबर मिल गया। इसके अलावा हमारे को 2 पॉइंट लिखना है, इसके अलावा हमारे को क्या लिखना है, 2 पॉइंट और लिखना है बस। ठीक है, इसका महत्व देखो,
तो ये बात करते हैं, ये भी उसका वैसे ये भी इसका महत्व में ही आएगा, ठीक है। मत देखो, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान रखना, यह बच्चों के आत्मसम्मान और ग्राम्य को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम उससे देखो, हम जो शिष्टाचार होता है वह क्या करता है ना, वह व्यक्ति को बताता है कि तुम उससे कैसे बात करोगे, कैसे बात नहीं करोगे, जिससे कि ना जो क्षमता वाला जो बच्चा हैगा उसके अंदर में उससे वह सोचने लग जाता है कि ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे आराम से बात, मतलब कि हमारे से कितना अच्छे से बात कर रहा है, मतलब कि वो क्या होता है, कौन सा अनुकूल अनुकूल परिस्थिति में आ जाता है, ठीक है, मतलब दोस्ताना परिस्थिति के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों के आत्मसम्मान गरिमा को बढ़ाए रखता है। दूसरा हमारा यह समावेशी वातावरण बनाता है। समावेशी वातावरण मतलब कि सबको समान वातावरण बनाता है ना भाई, मतलब कि वह अपना नीचा ऊपर जो होता है ना, किसी को नीचा समझना, किसी को ऊपर समझना, ऐसे ही एक बराबर लेवल पे आ जाता है। और जहां बच्चे मूल्यवान महसूस करते हैं, जहां बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, मूल्यवान महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरा हम ये लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट यह प्रभावी संचार और सहयोग को बढ़ावा देता है। चौथा हम लिख सकते हैं, यह रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों को तोड़ने में मदद करता है। रूढ़िवादिता मैंने पुराने विचार, अच्छे से उनसे बच्चों से बात ना करना, इन सब बातों को हटा देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, 3 प्रकार, ठीक है, 3 शारीरिक प्रकारों, ठीक है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और हमारा एक्सोमॉर्फ की तुलना हमारे को करना है, ठीक है। तीनों में अंतर बताना है, तीनों में अंतर क्या क्या होता है। देखो, 3 सब शारीरिक प्रकार की तुलना नीचे दी गई है। ये रहा पहला हमारा एक्सोमॉर्फ, ठीक है। एक्सोमॉर्फ होता है, इंग्लिश ना लिखोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं इंग्लिश मत लिखना, ठीक है। याद हो तो ठीक है, वरना नहीं हो तो या तो छोड़ देना। दुबला पे एक्सोमॉर्फ का मतलब क्या है, दुबला पतला शरीर, लंबी भुजाएं, टांगे और कम शरीर में वसा और मांसपेशी का निर्माण करना मुश्किल होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। मेसोफॉर्म की बात करते हैं हम, एथलीट, ठीक है, एथलेटिक और पेशीय शरीर, एथलेटिक उनका जो शरीर रहता है एथलेटिक रहता है, पेशीय मांसपेशी मतलब मांसपेशी बहुत बढ़िया अच्छा खासा होता है, ठीक है। सॉरी, आगे गोल कंधे, कम शरीर में वसा वसा फैट की मात्रा भी कम होता है, आसानी से मांसपेशी का निर्माण उनके शरीर में हो जाता है, ठीक है, ये चीज। आगे बात करते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ गोल और नर्म, ठीक है, गोल और नर्म शरीर, ठीक है, गोल और नर्म शरीर, उच्च शरीर में बसा, ठीक है, मतलब मोटे लोग जो होते हैं वो, ठीक है। और सॉरी, मोटे किसी को मैं ये मतलब कि किसी को मैं वो क्या बोलते हैं, बुरा नहीं देना चाहता हूँ, सॉरी इसके लिए, सॉरी सॉरी मैंने गलती निकल गया, ठीक है। तो जैसे कि मतलब जिनके शरीर में फैट क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड उच्च शरीर में वसा प्रतिशत, ठीक है, उच्च शरीर में वसा प्रतिशत, और वजन कम करना मुश्किल, और मजबूत मांसपेशियां ये इनकी होती है, ठीक है। तो ये इसके तीनों करते में ये अंतर था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 28, खेल प्रदर्शन में मांसपेशी सहनशक्ति की भूमिका को समझाइए और इसे कैसे मापा जा सकता है। इसे कैसे मापा जा सकता है, मांसपेशी शक्ति को कौन कौन से तरीके द्वारा उसके मांसपेशी की शक्ति किसकी अच्छी है किसकी अच्छी नहीं है, कैसे मापा जा सकता है, मार्ग बताना है। तो मांसपेशी सहनशक्ति पहले की परिभाषा देखते हैं, भूमिका को समझाइए, ठीक है, चलो करते हैं। या देखो, मांसपेशी सहनशक्ति का अर्थ है किसी मांसपेशी या मांसपेशी समूह की थकान महसूस किए बिना प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता, ठीक है। जैसे कि आप खेल रहे हो ग्राउंड पे, आप क्या कर रहे हो, आप क्रिकेट मैच खेलते हो, क्रिकेट मैच के दौरान पे आपने क्या करा, 5-4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा आपने क्या करा, प्रैक्टिस ही किया, ठीक है, आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे जो हमारे जो मांसपेशी, इसी को हमें उस समय पे जो हमारा मांसपेशी जो है कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, वहां पर हमारे को पता चल जाएगा। वहां पे हमारे को मांसपेशी की जो सहन शक्ति है ना, जैसे कि मांसपेशी की जो हमारे मांसपेशी की शक्ति है, ठीक है, तो क्रिकेट में जो जो हमारा मांसपेशी लगता है, ठीक है, तो वह उसकी जो है ना वह चीज थकान महसूस किए बिना प्रतिरोध के विरुद्ध, मतलब कि जब हम बल्ला घुमा करके बैट पे मारे जा रहे हैं, जो बॉल है ना, हमारा बॉल जो आ रहा है हमारे बल्ले पे, वो हमारा क्या प्रतिरोध है, ठीक है, हम उसको अपने बल्ले से हम मारे जा रहे हैं, ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस समय पे जो हमारा सहन शक्ति हमारे को पता चलता है, तो ये सहन शक्ति की ये क्या है, इसका अर्थ है, ये भी लिखेंगे हम, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा हमारे को। आगे बात करते हैं इसकी भूमिका। पहला ये पॉइंट ये है, ये खिलाड़ियों को थकान के बिना लंबे समय तक प्रदर्शन जारी रखने में मदद करता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखना है, हमारे को मापने के तरीके, हमने पहला पॉइंट वहां से लिख दिया। अब इसके मापने के तरीके, पहला तरीका है पुशअप परीक्षण। एक निश्चित समय में दिए गए पुशअप्स की अधिकतम संख्या, एक निश्चित समय में मतलब मान के चलो 30 सेकंड के अंदर में, सॉरी हाँ 30 सेकंड के अंदर में कितना, या 1 मिनट के अंदर, मान लो 1 मिनट के अंदर में आप कितने अधिकतम पुशअप मार सकते हो, उससे हमारा पुशअप, इससे हम अपने मांसपेशी शक्ति को माप सकते हैं। सिटअप्स हो गया, तीसरा होगा हमारा फ्लैग परीक्षण हो गया, एक निश्चित समय में सिटअप्स, ठीक है, सिटअप्स की अधिकतम संख्या, 1 मिनट के अंदर जितनी सिटअप्स की संख्या, उससे हम कह रहे हैं उससे माप सकते हैं कि हम उसको व्यक्ति के अंदर में कितना मांसपेशी सहन शक्ति है, ठीक है। तो कोई भी हमारे को 2 ये लिखना है, एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, जो भी आपको आसान लगे वो लिख देना, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है जोड़ों, ठीक है, जोड़ों को उनके मुख्य भागों
वर्गों में उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। ठीक है, जोड़ों को उनका मुख्य वर्गों मतलब जोड़ों के जो प्रकार होते हैं तो उसको हमारे को उदाहरण सहित हमारे को अलग अलग करना है। ठीक है, चलो तो जोड़ों के जो आपके मेन प्रकार होते हैं, देखो जोड़ों को मुख्य रूप से उनकी गतिशीलता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, हम ये लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जो जोड़ों को जो हमारे जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स जैसे कि हमारा जो आएगा, ये मेरा हाथ आएगा, तो हाथ का जॉइंट्स क्या है, ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट, ये जॉइंट है। मेरे कंधे का जॉइंट क्या है, मेरा ये चीज जॉइंट हो गया मेरे कंधे का। ठीक है, इसी को, ठीक है, मतलब दो हड्डे को जोड़ने वाले भाग को, दो हड्डे के जोड़ने वाले भाग को कहते हैं जॉइंट्स कहते हैं, जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो गतिशीलता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, हमारे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, तो पहला हमारा अचल जोड़। ठीक है, यह जोड़ गति नहीं करते, ये जोड़ क्या करते हैं, गति नहीं करते हैं। खोपड़ी की हड्डियां, ठीक है, जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती है ना, दिमाग की जो हमारी हड्डियां होती है, ये दिमाग की जो हड्डियां होती है, ये सब वह क्या करते हैं ना, वह गति नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अंश अचल जोड़। यह जोड़ थोड़ी गति करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा रीढ़ की कसेर, ठीक है, कशेरुकाओं के बीच की जोड़, कशेरुकाओं के बीच की जोड़ मैं हल्का फुल्का आएगा, जैसे कि हमारा गर्द अंदर रीढ़ की हड्डी का ना, रीढ़ की हड्डी का, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का ही है हमारा। आगे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये रहा पीठ का, तो पेट की जो हमारे हड्डियां होती है उसके बीच का जोड़। आगे बात करते हैं, उतना उतना गिरता नहीं ना, हल्का फुल्का हल्की फुल्की गिरती करता है ना हमारा, तो ठीक है, रीढ़ की हड्डी। आगे बात करते हैं अचल जोड़। यह जोड़ स्वतंत्र रूप से चलते हैं, ये जोड़ स्वतंत्र रूप से गति करते हैं या चलते हैं भी बोल सकते हो आप। उदाहरण के लिए मैं घुटने का, जैसे कि घुटने का हमारे चलने पे, घुटने पे बैठना उठना, ये गतिशील हो गया। कंधे हो गया, कोहनी हो गया, जैसे हाथ को खोलना बंद करना, ये हमारा गतिशील जोड़ हो गया ना, गतिशील गतिशील जोड़ हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 तरह के थे, हमने 3 तरह के कर लिए। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने 20 से 30 है। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, श्वसन क्रिया में डायाफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डायाफ्राम की भूमिका। श्वसन क्रिया के अंदर में डायाफ्राम क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमारे को बताना है। चलो करते हैं, लिखते हैं यहां से हमारा, डायाफ्राम श्वसन क्रिया में एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है। ठीक है, महत्वपूर्ण मांसपेशी है। महत्वपूर्ण मांसपेशी का मतलब समझते हो ना, मतलब कि एक अंग है, इतना समझ लो। ठीक, महत्वपूर्ण अंग है जो छाती गुहा और पेट गुहा को अलग करती है। छाती गुहा, छाती गुहा और पेट गुहा। ठीक है, मतलब समझाता हूँ, ये देखो एक आपको मैं फोटो से समझाता हूँ, जस्ट वन सेकंड प्लीज। ये रहा, देखो ये हमारा छाती गुहा और हमारा पेट गुहा, ऊपर को नहीं हो रहा है, इतना ही है। चलो ठीक है, छाती गुहा देखो, ये हमारी छाती है ना, यहाँ से लेकर गए, ये चीज जो है डायफ्राम, ये में जो लाल वाला हिस्सा है ना, ये मेरा डायफ्राम है। तो ये क्या करता है ना, छाती, ये जो छाती के हिस्से क्या हो गया, ये पेट के हिस्से को ना, दोनों का क्या करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, वही चीज लिखा गया है, ये चीज लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, पहले ये चीज हम लिखेंगे। ठीक है, एक चीज हमने ये लिख दिया। अब बात करते हैं उसकी भूमिका। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है। ठीक है, तो कोई भी हमें 2 पॉइंट लिखना है यहाँ से अब आगे से। ठीक है, तो पहला बात करते हैं हमारे को श्वसन लेना। ठीक है, श्वास लेना। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो यह नीचे की ओर और चपटा हो जाता है, जिससे छाती गुहा का आयतन, छाती गुहा का क्या होता है आयतन, छाती फूलने लग जाता है। ठीक है, और फेफड़ों में हवा भर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले, इसकी भूमिका ये हो गया। मतलब कि अगर डायफ्राम हमारा छुड़के सिकुड़ेगा ही नहीं, ठीक है, सुरकड़ेगा ही नहीं, तो हमारे सांस ले नहीं पाएंगे। तो ये इसकी भूमिका हो, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, महत्व हो गया। दूसरा हमारा श्वास छोड़ना। जब डायफ्राम शिथिल होता है, ठीक है, और तो यह ऊपर की ओर गुबंद के आकार का, गुबंद के आकार का मतलब कि गुबंद, यहाँ पे गुबंद के आकार का मतलब कि गुबारे आकार के, इतना समझ लो, गुबारे आकार ऐसे हो जाता है। ठीक है, का आकार का हो जाता है, जिससे छाती का गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों में हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम ये लिख सकते हैं, यह श्वसन की भी प्रक्रिया प्राथमिक मांसपेशी है और फेफड़ों के वेंटिलेशन मतलब कि सांस लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दबाव परिवर्तन उत्पन्न करता है। मतलब कि हमारा क्या है श्वास, ठीक है, श्वास की प्राथमिक मांसपेशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मांसपेशी है। तो ये हमारा सांस लेने के लिए, सांस लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दबाव, ठीक है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये अपना नीचे जाकर के, ठीक है, ऊपर जाकर के एक दबाव बनाता है, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, जिससे कारण हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होता है हमारा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आशा करता हूँ को यहाँ तक बड़े तक समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कर देना। आगे जो क्वेश्चन आपके है ना, 31 से लेके आपके 37 क्वेश्चन है, आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आपको मैं बोला था शुरुआत के अंदर भी, मैं छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ाऊं, जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आए। आपको मैं ये कार्य होमवर्क दूंगा एक, ठीक है, आपको वो जल्दी आज ये जो इसका जो पार्ट आएगा, आगे का पार्ट आपको मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, कल का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, आज ही प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो जितना टाइम लग जाए मैं कोशिश करूँ बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचाइट कर आपको प्रोवाइड करा दूं नेक्स्ट पार्ट।
ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, आगे आपको जो एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ये है कि आप ना इसको क्या करना, कल रिवीजन आपको देखो, आप मुझसे एक वादा करो, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है सारे के सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का है, उसको देख लेना, इसको तो देख लियो, सारे इंपोर्टेंट कर लेना। दूसरा होमवर्क ये है कि भाई कल सुबह उठ करके उस रिवीजन जरूर कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रिवीजन जरूर कर लेना, इसके आगे क्वेश्चन हो पाएंगे, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।